टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा दिए थे ना लास्ट क्लास में। हाँ, तो उसका डिफिनेशन किसको याद है? कौन सुनाएगा बताओ। TIR का डिफिनेशन कोई सुनाइए इसमें आप लोग में से। TIR का जो डिफिनेशन है वो सुनाओ कोई, बोलो जी। अरे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे TIR। TIR का मतलब था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसका एक एप्लीकेशन भी किए थे। कौन सा एप्लीकेशन किए थे? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड किए थे ना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो चलो इसका कोई डिफिनेशन याद किया घर में, क्योंकि हम बोले ना कि अभी सेकंड पार्ट का कैसे चलना, पढ़ते हुए चलना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद करते हुए चलना। आप बोलिए, खड़ा हुई तो आप। हाँ हाँ, क्या नाम आपका? आयुष कुमार। बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन बताओ। सुनेंगे सब, उसके बाद शुरू कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हिंदी में काहे बोलेंगे, हम जैसे लिखा है वैसे बोलिए। अच्छा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, जैसे आप बोलना चाहते बोलिए। हाँ क्रिटिकल एंगल एक होता है। अगर लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो एक क्रिटिकल एंगल होता है। अगर उससे ज्यादा एंगल होने पे वो वापस डेंसर मीडियम में आता है और फिर उसी में ट्रेवल करने लगता है। अच्छा, ज्यादा हुआ तो ऐसे ही लिखेंगे बना के कि जब लाइट यहाँ रहता है तो वहाँ जाता, वहाँ रहता तो वहाँ जाता। मतलब ऐसा कोई थोड़ी कि लाइट पार्टी में घूम रहा है जहाँ तहाँ, है ना। बैठिए, ढंग से लिखेंगे ना। मतलब जो हम बोल रहे हैं उस बात पर अमल भी नहीं है आप लोग हैं। हम बोल रहे हैं कि जैसे पार्ट 2 चल रहा है वैसे आपको याद करते चलना है, कंप्लीट करते हुए चलना है। तुम लोग बताओ जी, कोई इधर से कौन बताएगा? कोई बताओ इधर से, किसको याद है? बताओ बताओ, कोई इधर से बताओ। आप लोग में से कोई बताएगा? अब भी याद कर रहा बोल रहे थे। तुम बताओ, चलो खड़ा हो, बताओ डिफिनेशन बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बाबू डंटा उठेगा, और डंटा उठेगा तो इतना पड़ेगा कि फिर ध्यान में रखना, इसलिए बता रहे हैं हम। सुनाइए, सुनाइए सुनाइए सुनाइए, लैंग्वेज में सुनाइए जैसे हम पढ़ाएं वैसे बोलिए। चलिए। हाँ, when ray of light passes from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal। आगे बोलो। नहीं समझे बात, बैठिए। हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं ना कि हम जैसे लाइन बाय लाइन आपको लिखवाए हैं ना, वो लाइन बाय लाइन कौन याद करके सुना सकता है? मतलब अगर वो आप सुनाते तो इसका मतलब ये है कि आप उस बात को सीरियसली ले रहे हैं, या आप याद किए, आप पढ़े, आप सुना रहे। वो समझा दीजिएगा हमको, ठीक है, वो तो वही बात हुआ ना कि एग्जाम में बना के लिखना है, समझा के वो काम नहीं करना। वो लाइन बाय लाइन सुनाने वाला बात होना चाहिए कि वो कैसे। ठीक है, चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। लेकिन हम वार्निंग दे दे रहे हैं, इस सप्ताह में किसी भी दिन आप लोग पिटा सकते हैं, अगर नहीं सुनाए तो सुन लीजिएगा, फिर हमको मत बोलिएगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए उसका 2-3 एप्लीकेशन था। पहला एप्लीकेशन क्या था? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला था स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। दूसरा लिखिए अब, ऑप्टिकल फाइबर, बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर लिखा जाए। देखो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर, समझ गए बात? ऑप्टिकल फाइबर किस पर बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, यानी कि TIR पर बेस्ड है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, लिखिए आंसर, फिर हम समझाते हैं क्या मतलब है इसका। ऑप्टिकल फाइबर आर fabricated with a high quality
फैब्रिकेटेड विथ अ हाई क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर, या तो फाइबर होता है, क्वार्ट्ज फाइबर होता है, फाइबर, या फिर वो क्या बोल रहे हैं कि हाई क्वालिटी ग्लास। देखो ग्लास ना, अब सुनो, आप बात नहीं करो, अब मेरा बात सुनिए। हाई क्वालिटी ग्लास का मतलब देखो ग्लास बहुत टाइप्स का होता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे 16 टाइप का ग्लास होता है, 16 प्रकार के ग्लास होते हैं। तो ये हाई क्वालिटी ग्लास है, वो हाई क्वालिटी ग्लास को कंपोज करके, मिश्रित करके बनाते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर आर फैब्रिकेटेड विथ अ हाई क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर, ठीक है। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड क्लेडिंग। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड क्लेडिंग, हर एक फाइबर में एक कोर होता है और एक क्लेडिंग होता है। ये कोर और क्लेडिंग क्या, अभी आपको हम दिखा रहे हैं कोर और क्लेडिंग क्या होता है, देखो। तो ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड क्लेडिंग। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ material of core, refractive index of material of core is greater than cladding, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल ऑफ कोर का, वो किससे बड़ा होता है, क्लेडिंग से होता है। ये कोर क्लेडिंग क्या होता है, ये भी दिखा रहे हैं आपको एक लाइन लिखने के बाद। when light passes through from one end लिखते, फेस से ज्यादा अच्छा रहा, एक छोर से, one end of optical fiber in the form of signal, है ना, the phenomenon of total internal reflection takes place। देखो तो फिर क्या फेनोमेनन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन होगा, ठीक है। देखो आज के कुछ साल पहले जब ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाया जाता था तो एग्जाम्पल देने में थोड़ा दिक्कत होता था, आज कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जियो फाइबर का तार हर जगह बीच रहा, देखे, बोला इंटरनेट डेटा आएगा, वो ऑप्टिकल फाइबर ही है। अभी पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछा हुआ। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि डेटा ट्रांसमिट करना, आज उसका ऑप्टिकल फाइबर का एडवांस फॉर्म होने लगा कि इंटरनेट डेटा ट्रांसमिट हो रहा। पहले इसका यूज और भी बहुत अभी भी यूज होता है ना, लेकिन अब इंटरनेट डेटा वाला यूज तो भी बढ़ गया है बहुत, आप ध्यान देना। देखो ऑप्टिकल फाइबर का और भी बहुत सारा यूज है। एक डिवाइस होता है इंडोस्कोप, बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इंडोस्कोप, इंडोस्कोपी होता पेट का। तो क्या होता है ना, एक पाइप के थ्रू जो है ना, पाइप को ऐसे भेज देते पेट के अंदर में ऑपरेशन के समय में, समझ गया बात को। और बाद में जब ऑपरेशन होता तो सारा कुछ दिखता है, यानी लाइट वहां पूरा फैल जाता चारों तरफ में, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन होगा। तो इंडोस्कोपी कराने में जो डिवाइस है वो ऑप्टिकल फाइबर का बना है। आज जितना डाटा केबल है सब ऑप्टिकल फाइबर का बना हुआ। आप जो डिस्प्ले बोर्ड देखते हो, डिस्प्ले बोर्ड, कहीं ट्रेन का डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ, कौन सा ट्रेन कब आ रहा जा रहा, आप देख रहे डिस्प्ले, जितना डिस्प्ले बोर्ड है ऑप्टिकल फाइबर का बना हुआ है, तभी तो दूर से दिख जाता आपको। अदरवाइज ऐसा उसमें साधारण कांच होता तो लाइट तो बाहर निकल जाता, फिर दिखता क्यों वो, यानी उसके अंदर लाइट घूम रहा। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब है ना कि टोटल इंटरनल होगा उसके अंदर, यानी कि TIR होगा, लाइट उसके अंदर ट्रांसमिट कर रहा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं लिखना इसके बारे में, शॉर्ट में ही आंसर लिखना है इसका, बस जानना है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता। देखो एक बार हम समझा देते, फिर से ध्यान देना, बात नहीं करो, समझ लो एक बार फिर से। बोले ऑप्टिकल फाइबर आर फैब्रिकेटेड विथ अ हाई क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर एंड क्लेडिंग। देखो ऐसा होता है, ये पाइप के जैसा होता है, ये इस तरीके का होता है, इसमें एक कोर होता है, एक क्लेडिंग होता है। देखो ये बाबू, ये जो नीचे है ये तुम्हारा क्लेडिंग,
ये जो परत पड़ा हुआ है क्लेडिंग, तुम देखना डाटा केवल ब्लैक कलर का पार हुआ है, उसको ब्लैक आगे वाला ब्लैक पोर्शन हटा देना, अंदर में देखना व्हाइट मिलेगा, है ना। तो ऊपर में वो क्लेडिंग है, क्या है वो, क्लेडिंग है। जो कवर किया हुआ, प्लास्टिक कवर किया हुआ वो क्लेडिंग है, और अंदर का मटेरियल कोर है। क्या है, अंदर का मटेरियल कोर है। तो देखो ये बाहर का क्लेडिंग है और ये अंदर वाला जो मटेरियल है वो कोर है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग से ज्यादा होगा, तभी ना टोटल इंटरनल होगा। टीआईआर कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका। किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है ना, उसी में टोटल इंटरनल का घटना होता है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम होना चाहिए, यही ना बात है। अरे पिछले क्लास में क्या था, देखो म्यू बराबर क्या था, 1/sin IC, यही ना मेन फॉर्मूला इसका। मतलब किसी का क्रिटिकल एंगल कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसमें टीआईआर होगा ही नहीं। टीआईआर उसी में होगा जिसका क्रिटिकल एंगल क्या है, कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी यही बात है। जब लाइट को इसके अंदर भेजेंगे तो ऐसे ऐसे लाइट ट्रांसमिट अंदर में घूमेगा बहुत देर, तब निकलेगा। ऐसे मतलब निकलेगा, ये डाटा केवल और आगे गया तो आगे चलते जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत सारा यूज है। ऑडियो वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में भी यूज किया जाता है। ऑडियो वीडियो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करना, आ रही बात समझ में। तो कुछ यूज हम लिखते हैं, डायग्राम बनाइए, लिखिए ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, और इधर में यूजेज लिखते हैं, लिख लीजिएगा यूजेज या एप्लीकेशन पहला नंबर में। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, it is used to transmit या transmitted audio and video signals, audio and video signals over a long distance communication। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ऑडियो और वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में यूज करते हैं। दूसरा बताते हैं, इट इज यूज्ड इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इंडोस्कोप। यह जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इंडोस्कोप में यूज किया जाता है। It is used in digital display, डिजिटल डिस्प्ले इन, कहाँ कहाँ डिजिटल डिस्प्ले होगा, डिजिटल डिस्प्ले इन वॉच, घड़ी में होगा, कैलकुलेटर में होगा, है ना, बोर्ड में होगा, आजकल डिजिटल बोर्ड्स आता वहां पर होगा, एटसेट्रा। बहुत सारा यूज है इसका, है ना। इसका यूज आप लिख सकते हैं। आप अभी जो हम डेटा वाला बात कर रहे थे वो भी 4 नंबर में यहाँ दे सकते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड, आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज्ड टू ट्रांसमिट, वाइडली यूज्ड टू ट्रांसमिट इंटरनेट डेटा, या डेटा लिख सकते हैं, या इंटरनेट डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले ये बात समझाने में होता था, लेकिन आजकल तो जमाना इसी का है ना। तो लिखो ऑप्टिकल फाइबर का, इससे ज्यादा याद करने का, लिखने का जरूरत नहीं आपके लिए। ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए बहुत हो गया आपके लिए, इतना नोट करिए। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर के बाद इसका जो दूसरा यूज है वो क्या है, देखिए बता। सेकंड वाला कौन सा, लिखो जल्दी भाई, बहुत और पढ़ाना है अभी, इतना देर करेंगे थोड़ी होगा, लिखो जल्दी लिखो। एक तीसरा लिखोगे,
टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये क्या होता है? यहाँ देखो, बात नहीं करो, समझो यहाँ पे, ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है देखो, ठीक है, क्या होता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब ये क्या होता है, ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या है, समझ गए बात? ठीक है ना? हाँ, लिख लेना बाद में। देखो ये क्या होता, an isosceles right angle prism is called totally reflecting prism। देखो ये क्या होता, ध्यान देना, एक मिनट बाबू बात नहीं करो, ये प्रिज्म नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना, प्रिज्म का टॉपिक अलग है, ये ऑप्टिकल, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन है, एक यूज है जो हम बात कर रहे हैं। ये मत सोचना कि प्रिज्म आज शुरू हुआ, नहीं, हम बोले कि एन आइसोस्केलस राइट एंगल प्रिज्म है, जो एक आइसोस्केलस क्या होता है, जिसका दो साइड बराबर हो, इक्विलेटरल में जिसका तीनों साइड बराबर होता है, उस राइट एंगल प्रिज्म को हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। मतलब ऐसा प्रिज्म देखिए, अभी डायग्राम बनाना नहीं, हम बगल में बनाएंगे, इस तरीके से बोलेंगे तो बनाना। ये एक रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, यहाँ एंगल 90 का होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये हो गया आइसोस्केलस राइट एंगल प्रिज्म है। अच्छा एक बात बताओ अब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनट, प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, हम कुछ नाम दे दे पहले, जरा सा आराम से समझो इसको। देखो क्या है, हम बोलते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, या उसको बोलते हैं 1.5, क्या बोलते हैं 3/2, या फिर क्या होता है 1.5। तो बाबू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है, 3/2 लिखो या 1.5 लिखो। एक बात बताओ, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ तो क्रिटिकल एंगल तो निकाल सकते हैं ना, क्या होगा क्रिटिकल एंगल, इसका बताइए, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, हम जानते हैं ना, म्यू बराबर होता 1/sin IC, तो sin IC बराबर 1/μ, तो sin IC इज इक्वल टू 1/3/2, यानी sin IC बराबर क्या हुआ 2/3। तो फिर बताओ IC इज इक्वल टू हो गया sin इनवर्स 2/3। अब ध्यान देना, ये जो दिया हुआ ना sin इनवर्स 2/3, अब बता दे आपको हम कि sin इनवर्स 2/3 दिया हुआ, समझ लो इसका वैल्यू हमको इनवर्स में निकालना नहीं, याद रखना वो कितना वैल्यू आता है, वो आता 41.8 डिग्री, इतना याद रखना। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं हम ये इसमें बता रहे हैं। देखो ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो बता रहे हैं, शॉर्ट टाइप का, जो भी पूछेगा शॉर्ट टाइप का या ऑब्जेक्टिव, यहां से कोई लिखने वाला आने का चांस नहीं है, फिर भी आपको बता रहे हैं, पहले पूरा डिटेल समझ लो, आराम से ऑब्जेक्टिव समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो क्या है, आइसोस्केलस राइट एंगल प्रिज्म इज कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 3/2, तो बताओ उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, निकाल लेंगे ऐसे, अरे 3/2 के बदले अगर 1/√2 होता तो 45 डिग्री होता, ये 2/3 है, जब ये याद रखना कितना आएगा 41.8 डिग्री, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब लगभग 42 डिग्री, यानी कि जो लाइट 41.8 डिग्री के एंगल से ज्यादा होगा, अगर 48.1 डिग्री के एंगल से ज्यादा एंगल से लाइट भेजेंगे, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा प्रिज्म के अंदर में, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना हुआ 41.8, प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना हुआ 41.8 डिग्री। मतलब जो भी लाइट, अरे आप क्या पढ़े कि when angle of incidence becomes greater than critical angle, then total internal reflection takes place। जब इंसिडेंट का एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो उसके अंदर में टोटल इंटरनल का घटना होगा,
इसका मतलब इस प्रिज्म में अगर आप 20 डिग्री का एंगल से लाइट भेज दे, 20 डिग्री का एंगल से, तो क्या होगा, लाइट जाएगा और सीधे निकल जाएगा, कोई टोटल इंटरनल का घटना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री जा रहा, उसका क्रिटिकल एंगल कितना है, 41.8 डिग्री। तो 41.8 डिग्री से ज्यादा एंगल से जो लाइट जाएगा प्रिज्म के अंदर, जो प्रिज्म के अंदर लाइट 41.8 डिग्री से ज्यादा एंगल से जाएगा, वो प्रिज्म के अंदर घूमेगा और उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मान लो अगर एक लाइट को हम 45 डिग्री का एंगल से भेज दे, 45 का एंगल से, मान लो यहाँ एकदम 45 का एंगल बने, तो ये जो लाइट जाएगा ना, यहां से निकलेगा नहीं, इसके अंदर घूमेगा, प्रिज्म के अंदर घूमेगा और फिर यहां से ऐसे निकलेगा दूसरे सरफेस से। आ रही बात समझ में? तो आप अगर फिर एक लाइट को अगर भेज दो ऐसे, इस यहां भी 45 का एंगल बन जाएगा, 45 का एंगल से भेजो, तो फिर ये लाइट प्रिज्म के अंदर ऐसे रहेगा। इस तरह से घटना होगा, ठीक है, ऐसा इसमें होगा, यानी कि इसके अंदर लाइट घूमेगा और इसको बोलेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको? टोटली। तो देखो एक बार सीबीएसई का क्या क्वेश्चन पूछा कि 3 लाइट है, ब्लू, ग्रीन, रेड, और सबका क्रिटिकल एंगल दिया हुआ, कि सब इंसिडेंट एंगल दिया हुआ, कि एक का है 38 डिग्री, एक का है 44 डिग्री, एक का है 39 डिग्री। बताइए किस लाइट के कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? तो उसमें बस यही करना था, देना था कि सबका एंगल दिए, तो 44 डिग्री का जो एंगल है, वो 44 डिग्री का एंगल 41.8 से क्या है, ज्यादा है, तो फिर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म के अंदर होगा। आ रही बात समझ में? तो मान लो आपसे क्वेश्चन एक पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि बताओ एक रे ऑफ लाइट को प्रिज्म के अंदर 38 डिग्री का एंगल से इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो क्या टीआईआर होगा प्रिज्म के अंदर? नहीं। क्या होगा? नहीं होगा। या बोल देगा आउट ऑफ द 3 रेज इतना इतना एंगल से जा रहा, तो किसका टोटल इंटरनल होगा? तो देख लो किसका इससे ज्यादा है। यानी कि हमको यही बात समझाना था कि प्रिज्म के अंदर जो लाइट इस एंगल से ज्यादा एंगल से इंसिडेंस करेगा, उस तो प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना होगा। मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर एक लाइन, यही एक इंपॉर्टेंट लाइन के चलते ये टॉपिक पूरा बताए। देखो ये बताए हैं कि ए रे ऑफ लाइट incidence at an angle greater than ray of light incident on prism है ना, प्रिज्म greater than 41.8 डिग्री, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आ रही बात समझ में? ये बात होने वाला है। क्लियर है कि जो लाइट 41.8 डिग्री से ज्यादा एंगल से भेजेंगे, वो प्रिज्म के अंदर क्या होगा, घूमेगा, उसका टोटल इंटरनल होगा। बोलो पहला एप्लीकेशन क्या था? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। एनसीईआरटी में तीनों दिया है, जो तीनों बताएं तीनों दिया, देख लेना। टोटल पहला था स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, दूसरा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, और तीसरा क्या है, टोटली रिफ्लेक्टिंग। अरे बात समझ में? एक मिराज का घटना है जो पहले के पुराने वाले एनसीईआरटी में था, लेकिन अभी नहीं, फिर भी उसका नॉलेज ले लेते कि होता क्या है। नोट करिए इसको, तो बता रहा है। तो टीआईआर खत्म हो गया, ध्यान देना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खत्म, कंप्लीट हो गया। इसका एक एप्लीकेशन और था मिराज, जो पुराने वाले किताब में था, बोले ना, वो क्या होता है कि ना रेगिस्तान में जहां बालू वाला जगह है, या गर्मी के दिनों में जीटी रोड पर जाओगे तो क्या होगा ना, आगे में पानी पानी जैसा इमेज दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में पानी वहां रहता नहीं है। जाएंगे तो धोखा हो जाएगा, पानी नहीं है, लेकिन दूर से लगता पानी। ये कब होता है? जब आप डिस्टेंस में होते हैं। तो अभी वो नया वाला एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा। इतना ध्यान में रखना कि मिराज जो है वो एप्लीकेशन किसका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो और एक एप्लीकेशन, देखो ध्यान देना, एक हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक और एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना बाबू, यहां पे ये देखो एक एप्लीकेशन और कर रहे हैं, देखो क्या, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक शीशा का ग्लास हो, है ना, घर में शीशा का ग्लास, पानी भर दीजिए उसमें,
पहले क्या करो कि शीशे के गिलास का जो बॉटम है ना, जो तली है, उसमें एक सिक्का रख दो। जो शीशे का गिलास है उसके तली में एक सिक्का रख दो, और तब गिलास में पूरा पानी भर दो। अभी रहता तो दिखा देते आप प्रैक्टिकल। और तब वो उसको थोड़ा सा देखोगे ना ऐसे करके, तो जो सिक्का है अपना जगह से ऊपर उठा हुआ दिखेगा, है ना। कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम रख दें ट्रांसपेरेंट मीडियम में, पानी से भरा ग्लास हो, उसमें उसके तली में एक शीशा को रख दिए, सॉरी कॉइन को रख दिए, सिक्का को, कॉइन को, तो वो जो है ना जब देखेंगे तो वो सिक्का अपना जगह से ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो होता क्या है कि रियल में ऑब्जेक्ट कहीं और होता है, उसका वर्चुअल इमेज कहीं और बन जाता है। ठीक है, तो देखो वहां से एक फॉर्मूला है, समझ लो। इस पर एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, जो अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में दिया हुआ। समझ में आ रहा बात? पहले टॉपिक देख लो। टॉपिक डिराइव करने नहीं आने वाला है, टॉपिक का मीनिंग समझो क्या है। ठीक है, देखो ऐसा है, मान लो ये टब में पानी भर दिए हम, समझ गया बात को। ये टब में हम पानी भर दिए, पूरा पानी भरा हुआ है। अरे बात समझ में। अब यहां पे एक रख दिए ऑब्जेक्ट ओ, रख दिया ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओ रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कॉइन है, कोई मछली है, कुछ भी है। अब सपोज करो कि आप जो है ना यहां से देख रहे हैं, आपका आंख जो है, आपका जो आंख है वो एकदम यहां पर हो, यहां पर आपका आंख हो। देखो मान लो तुम्हारा आंख एकदम यहां पर हो, मतलब तुम एकदम ऐसे अपना बॉडी को यहाँ लाओ और अपने आंख को एकदम ऐसे रखो, एकदम सामने। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ रखा हुआ, एकदम अपना आंख को लेंगे, एकदम 90 डिग्री का एंगल से मेरे आंख से बन रहा, 90 डिग्री का एंगल से रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो जहां है वही दिखेगा, जहां है वही दिखेगा, यही उसका पोजीशन है, वही दिखाई देगा, चाहे आपको जैसा दिखाई दे। लेकिन अगर आप इसको यहां से, ग्लास में है, यहां से देख रहे हैं ऐसे, हम यहां से आके देख रहे हैं ऐसे, अलग अलग जगह से देख रहे हैं, तो क्या होगा? देखो घटना क्या होगा। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो लाइट गया इधर ऐसे, पता चला ये नॉर्मल बनेगा, एकदम बनेगा सर, ये वाटर था सर, वाटर डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट पास कर रहा है डेंसर से रेयरर, ये जाएगा इधर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये होगा आई और ये हो जाएगा आर। जो एंगल यहां आई बना अल्टरनेट एंगल से, यहां भी हो गया आई, ये नाम ए दे दिए, ओ ए पॉइंट था पहले से। अब क्या होगा, अगर आपका आंख का पोजीशन यहां है, यहां से आप देख रहे हैं, उधर से देख रहे हैं आप, तो ना एक रे ऑफ लाइट वर्चुअली आएगा पीछे की ओर, और वो आकर के इमेज बनाएगा आई। मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट है यहां लेकिन उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। कई बार मछुआरा मछली पकड़ने में धोखा खा जाता है, उसको मछली जहां दिखता है जाल फेंकता है, लेकिन मछली वहां रहता नहीं, कहीं और रहता, क्योंकि वो वहां उसका इमेज बन रहा होता है, वहां उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, जैसे हम आकाश में देखते हैं ना तारा टिमटिमाता है, वो भी जहां टिमटिमाता वहां हमको दिखाई नहीं, कहीं और दिखाई देता है, एक्चुअल में कहीं और होता पोजीशन। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। अगर एक छड़ी को डाल देंगे पानी में तो छड़ी मुड़ा हुआ दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है बात? तो यहां से लाइट गया इधर, सुनो, उसका रे ऑफ लाइट वर्चुअली बेंड किया पीछे की ओर, और पीछे की ओर आने के बाद मिल गया आई पर। कहां मिल गया? ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां बनेगा। सुनो, ऑब्जेक्ट है यहां, उसका इमेज कहां बनेगा? इस पॉइंट पर। तो ये जो ओए है ना, ओए, देखो ये एंगल आर बनेगा, तो ये आर, ये जो ओए है, ओए, इसको कहेंगे रियल डेप्थ। क्या कहेंगे इसको? वास्तविक गहराई। और जो आई ए है वो होगा एपियरेंट डेप्थ। एपियरेंट डेप्थ मतलब काल्पनिक गहराई, यानी ऑब्जेक्ट है यहां, इमेज यहां बन रहा है। समझे बात को? वस्तु है यहां, प्रतिबिंब यहां बन रहा, अपने जगह से ऊपर अलग कहीं बन रहा। तो ये उसका रियल डेप्थ हो गया, वास्तविक गहराई, और ये उसका काल्पनिक गहराई हो गया। रियल डेप्थ को शॉर्ट में आरडी लिखेंगे, आरडी कैपिटल में, और एपरेंट डेप्थ को एडी लिखेंगे शॉर्ट में। आ रही बात समझ में? तो होता क्या है यहां से कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो म्यू बराबर होता है रियल डेप्थ बाई एपियरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना।
कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि वास्तविक गहराई और काल्पनिक गहराई का जो अनुपात है वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का। आ रही बात समझ में? और ये अपने जगह से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है किस घटना के कारण? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये बात ध्यान में रखना। अब देखो, जितना अपने जगह से ऊपर उठा हुआ दिख रहा, जितना अपने जगह से ऊपर उठा हुआ दिख रहा, मान लो उसको हम एज हाइट बोल दें, हम उसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या कहते हैं उसको? देखो, तो नॉर्मल शिफ्ट का डिफिनेशन आप खुद बता सकते, बोलो तो क्या होगा? क्या होगा नॉर्मल शिफ्ट का मतलब? ऐसे होगा, द डिफरेंस बिटवीन, या ऐसे लिखते हैं, देखो, द हाइट, देखो, द हाइट थ्रू विच, the height through which, the height through which, height through which object appears to raised, object appears to raised is called normal shift। देखो, जितना हाइट पे ऑब्जेक्ट अपना जगह से ऊपर उठा हुआ दिखेगा उसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। यानी कि नॉर्मल शिफ्ट एच बराबर क्या फॉर्मूला होगा, बताओ तो जरा। नॉर्मल शिफ्ट एच बराबर क्या होगा? रियल डेप्थ माइनस क्या हो गया? एपियर। रियल डेप्थ माइनस क्या हो गया? एपियर। अगर किसी का रियल डेप्थ 5 है और एपरेंट डेप्थ 3 है, 5 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, तो मतलब 2 सेंटीमीटर उसका नॉर्मल शिफ्ट हो गया। हो गया ना क्लियर बात? जितना हाइट अपने ऊपर उठा देखे उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है। अब इस बेसिस पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल्स दिया जिसको अभी बनाएंगे हम, तो इसको नोट करो फिर बनाते हैं। लिखो तो, देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम है। लिखो, साथ में क्वेश्चन लिखते चलो, जल्दी बनाना इसको, आज क्लास इसको कर लेना आज के क्लास में। एक्सरसाइज 9.3 लिखो, लिखो, ए टैंक इज, a tank is filled with water, tank is filled with water to a height of, water to a height of 12.5 centimeter, 12.5 centimeter. The apparent depth of, the apparent depth of a needle, apparent depth of a needle, needle lying at the bottom, at the bottom of, at the bottom of the tank, bottom of the tank is measured by, is measured by microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? If water is replaced, if water is replaced by a liquid of, liquid of refractive index 1.63, up to the same height, by what distance,
would the microscope have to moved to focus on needle again। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है इसका, ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। देखो, अब ये डायग्राम समझ लो, डायग्राम बनाना नहीं, इसका डायग्राम नहीं बनाना, सामने है तो आपको समझा दे रहे डायग्राम से, है ना। ठीक है, देखिए इसको क्लियर करते हैं। क्या लिखा हुआ बोलो, टैंक को फिल्ड करेंगे वाटर से जिसका हाइट कितना है 12 मतलब मान लो यही पानी भरा, ये 12.5 है, तो रियल डेप्थ है उसका, तो उसका रियल डेप्थ क्या हो गया 12.5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला, देखो द एपियरेंट डेप्थ लिख तो दिया है, एक नीडल है जिसको कहा, ये नीडल है मान लो नीडल, और उसका एपियरेंट डेप्थ कितना दिया हुआ, देखो the apparent depth of a needle lying at the bottom of tank is measured by microscope to be 9.4। माइक्रोस्कोप से देखे, मतलब नीडल बहुत छोटा है ना, तो ऐसे नहीं दिखा, तो मान लो माइक्रोस्कोप ऐसे लिए और माइक्रोस्कोप से देखें, सुनो, तो माइक्रोस्कोप से जब देखे तो जो नीडल यहां था ना 12.5 पे, उसका एपियरेंट डेप्थ, ये नहीं बोला नॉर्मल शिफ्ट, वो बोला एपियरेंट डेप्थ, लिखा क्लियर एपियरेंट डेप्थ, वो 9.4 यानी कि एडी हो गया 9.4 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में, ये बात हो गया। अब क्या बोल रहा है देखो कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू बराबर रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, यानी 12.5 बाय 9.4, वो लगभग 1.33 क्या आएगा, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होता है, तो वही आएगा 4/3 यानी 1.33। आपको तो चैप्टर का शुरुआत में ही बोले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ग्लास का याद रखना, लगभग वही आएगा 1.33। अब क्या बोल रहा है देखो, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय, सुनना इस लाइन को जरा सा, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, अप टू द सेम हाइट मतलब वाटर के बदले एक दूसरा लिक्विड रख दिए, मान लो पानी को हटा दिए, पेट्रोल भर दिया या कोई कुछ और लिक्विड डाल दिया, उसमें नींबू पानी का शरबत मिला दिए, समझ गए बात को, तो क्या हुआ ना कि अगर कुछ भी डाल दिए उसमें, दूध रख दिए, जो भी रखना हो, तो बोला अप टू द सेम हाइट, क्या बोला अप टू द, लेकिन जो लिक्विड को रखे हैं उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अब 1.63, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.63, लेकिन अप टू द सेम हाइट का मतलब हुआ कि रियल डेप्थ फिर से कितना है 12.5। अरे बात समझ में, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से एपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, तो देखो क्या बोले, बोलो म्यू एल बराबर क्या होगा रियल डेप्थ बाय, अब ये मत बोलना म्यू एल कहां से आया, अरे ऐसे ही एल फॉर लिक्विड यूज कर लिया और कुछ नहीं। देखो तो एपरेंट डेप्थ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहां से रियल डेप्थ बाय म्यू, रियल डेप्थ हुआ 12.5 और म्यू कितना हुआ 1.63, तो जो एपरेंट डेप्थ है उसका फॉर्मूला सॉल्व करके आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 7.7 सेंटीमीटर। तुम जब सॉल्व करोगे ना तो 7.66 करके आएगा, उसको 7.7 ले लेंगे। लेकिन क्या क्वेश्चन बोला, क्या एपरेंट डेप्थ पूछ रहा है, नहीं, हम तो क्यों निकाल दिए, हम देखें कि दो तो डेटा दिया था, तीसरा निकाल दिए, अरे दो मिला ना हमारे पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, रियल डेप्थ वही था, फिर से एपरेंट डेप्थ निकाल दिए। अब पढ़ते क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन यहाँ पे, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड, अब माइक्रोस्कोप से जो देख रहे हैं ना उसको कितना डिस्टेंस मूव करवाएं टू फोकस ऑन द नीडल अगेन, ताकि वो नीडल को फिर से देख सके, यानी माइक्रोस्कोप को कितना घसकाएं, ये क्वेश्चन है। तो बताओ पहले माइक्रोस्कोप से कितना पे देखते थे 9.4, क्या था एपरेंट डेप्थ, अब माइक्रोस्कोप अब कितना पर बन रहा है 7.7, तो माइक्रोस्कोप को कितना घसकाना पड़ेगा,
तो माइक्रोस्कोप को कितना घसकाना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप हैव टू मूव्ड, क्या होगा बोलिए? वो हो जाएगा 9.4 सेंटीमीटर माइनस 7.7 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा 1.7। अगर आपसे ये पूछता कि एपरेंट डेप्थ क्या है तो यही आंसर हो गया, लेकिन वो क्या बोला? माइक्रोस्कोप को कितना क्या करेंगे? ऐसे समझ, पहले यहां 9.4 पे बना 9.4 पे, बाद में पता चला उस 7.7 पे बना, तो यही डिस्टेंस ना माइक्रोस्कोप को हमको घसकाना पड़ेगा ताकि उस नीडल पर फिर से फोकस हो जाए। नीडल पर फोकस मतलब नीडल के इमेज पर फोकस। समझ गया बात को ना? ये बात है, समझ में आ रहा बात? तो देखो आने वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आने वाला क्लास में एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, और सुन लीजिए बात, जो अगले क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, वो 2025 में आ चुका है। सुनिए पूरा बात क्या बोलते हैं, सुनो पूरा बात सुनो पहले। अगले क्लास में जो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का 5 मार्क्स का, वो 2025 में आ चुका है। और उसके बाद वाला क्लास में जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, वो 2026 में 100% आएगा। लेकिन वो जो आएगा यानी सैटरडे वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको वही समझ पाएगा जिसके बाद वाला क्लास को समझेगा, यानी उसी से रिलेटेड है। ना बात समझ में? तो आने वाला 2 क्लास में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें एक 25 में आ चुका है और एक तो 26 में निश्चित 100% गारंटेड। समझ में आ रहा बात ना? हाँ बिल्कुल।